हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो बच्चे नए होंगे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप इससे पहले की वीडियो को अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आज हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, यानी पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, पहली बात। दूसरी बात, पुरातत्व के जनक कौन है उसको देखेंगे। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है आपको, ठीक है। इन सभी चीजों को बारीक रूप से हम लोग देखेंगे। और ये थोड़ा डिटेल भी होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसमें बहुत सी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेगा, ठीक है। जहां से आप देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है और पूछने की संभावनाएं भी रहती है, ठीक। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। तो चलिए, तो पुरातात्विक स्रोत आखिर होता क्या है पहले उसको समझेंगे। लेकिन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बच्चों पढ़ना क्या होता है, तो उसमें देखिए अभिलेख पढ़ते हैं हम लोग, फिर सिक्का हम लोग पढ़ते हैं, फिर देखिए क्या पढ़ते हैं, चित्रकला, इमारत, भवन और मृदभांड पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप अपने एग्जाम को लिखिएगा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पुरातात्विक स्रोत के बारे में, तब आप इसी तरह का डायग्राम बना दीजिएगा। इसीलिए हमने डायग्राम को बनाया है, ताकि आपको ये पता हो कि आपको डायग्राम किस तरह बनाना है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत लिखकर आप इस तरह से डायग्राम बना के एक दो करके आप रख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक एक चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए पहली बात ये समझिए, पुरातात्विक स्रोत वो होता है ना जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, उसी को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो आप बोलिएगा सर ऐसा क्या चीज है जो जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो देखिए बाबू, ईटा को आप छू सकते हैं कि नहीं, वह भी पुरातात्विक स्रोत है। घर में आपका एक देख लीजिए टेबल जिस पे आप बैठे होंगे, वह भी पुरातात्विक स्रोत है। आपका घर जो है वह भी पुरातात्विक स्रोत है। यानी मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हो 10 20 50 100 वर्ष बाद क्या हो कि पूरा ये पृथ्वी खत्म हो जाए, तो हम लोग जब यहाँ से चले जाएंगे, जैसे कि किसी भी तरह से ये पृथ्वी खत्म हुआ, मान लीजिए जितना घर उर है सब टूट टूट के गिर जाएगा। बाद की पीढ़ियां जो होगी, बाद में जब इस पृथ्वी पर फिर से जीवन संभव हो पाएगा, तो वो लोग क्या खोजेंगे, यही चीज ना खोजेंगे कि आखिर यहाँ पे कौन था नहीं था पहले। तो ठीक वैसे ही बच्चों, हमारे इतिहास को जब देखते हैं आप, तो हमारा इतिहास का कालक्रम भी वैसा ही है, जिसमें एक सभ्यता धूमिल हुआ, खत्म हुआ, फिर दूसरा सभ्यता पनपा या उभरा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही पुरातत्व के अंतर्गत वैसी चीजें हम लोगों को देखनी होती है जो पहले था, जिसको अभी हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन था वो, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा, क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के अभी भी भवन इमारत हैं? बिल्कुल नहीं है, सब टूटे हुए खंडहर के रूप में है, ठीक है। अगर आप कभी नालंदा गए होंगे तो आपने नालंदा के खंडहर को देखा होगा। नालंदा तो अभी तक है नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन अभी तक उसके खंडहर हैं। तो यही तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये चीजें हैं कि इतिहास को जानने का एक स्रोत है वो, ठीक है। तो इतनी चीजें आप बेसिक है जिसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके डेफिनेशन को समझ लीजिए कि भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। भौतिक का मतलब वही हुआ जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें भवन, इमारत, स्मारक, सिक्का होता है, ये सब चीज आ जाता है, ठीक है बाबू। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए बच्चों क्या आता है, अभिलेख आता है, सिक्का है, मृदभांड है। मृदभांड उसको बोलते हैं ना, जैसे कि अभी घड़ा देखे होंगे आप घर में या कहीं भी आप रहते हैं तो आपने देखा होगा घड़ा जिसमें पानी को ठंडा करने के लिए यूज होता है। फिर देखिएगा प्राचीन मतलब कुछ दिन पहले, यानी आज से 10 साल 20 साल पहले हमारे घरों में देखिए घड़ा का यूज ज्यादा होता था। क्यों भाई? तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, कूलर वगैरह का यूज, मतलब कूलर हो, फ्रिज हो, इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा तो करते नहीं थे पहले। अब ना इसकी चलन ज्यादा हुई है, बट पहले तो थी नहीं। तो ये सभी चीजें आपने एकदम घरेलू रूप से देखा होगा, घड़ा वगैरह, उसी को मृदभांड बोलते हैं। अभी मृदभांड बहुत लंबा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना भी पड़ेगा, और अभी हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है, थोड़ा समझा के। चलिए, उसके बाद देखिए पुरातत्विक के अंतर्गत होता है चित्रकला, मूर्तिकला, ये सभी चीजें बच्चों आती है। अब देखिए सबसे मेन क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, चाहे वो कंपटीशन दे रहे हो या आप एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में आप जब थे तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, यानी जन्मदाता कौन है भारतीय पुरातत्व के, यानी आर्कियोलॉजी, मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी के जन्मदाता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको एकदम अभी तक जितना पढ़ा है ना, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, इसको भी याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बना है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। उसी तरह आपसे पूछ देगा सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, बताइए, न्यूमिस्मेटिक्स,
ठीक है, सिक्कों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। यानी ये सब ब्रांचेज हैं। आर्कियोलॉजी आप जब पढ़िएगा, एंशिएंट आर्कियोलॉजी, तो उसके अंतर्गत ये सब ब्रांचेज हैं। यानी अभिलेख जो ब्रांच में मतलब पढ़ा जाएगा या उसका अध्ययन जो किया जाएगा उसको एपिग्राफी बोला जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक वाला ब्रांच है। उसी तरह सिग्लियोग्राफी है जिसमें सील का अध्ययन किया जाता है, सील मुहर वगैरह, उसका अध्ययन सिग्लियोग्राफी में किया जाता है। तो ये सब बेसिक चीजें इसको अंडरस्टैंड करके रखिएगा। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों आप। उसके बाद आइए अगला टॉपिक जो देखते हैं, अब शुरू करते हैं हम लोग अभिलेख से। तो अभिलेख का मतलब ये होता है बच्चों, मान लीजिए आपको एक चीज हम समझाते हैं, देखिए समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं समझिएगा, आपको रट लीजिएगा, आप रट तो लीजिएगा, पास हो जाइएगा एग्जाम, लेकिन बाद में आप किसी को नहीं समझा पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए बातों को समझने का। ठीक है, तो देखिए सीधा मतलब हम आपको बताते हैं अभिलेख क्या होता है। अभिलेख का मतलब होता है, आपने कभी देखा होगा, आपने देखा होगा आपके स्कूल के बाथरूम या दीवारों पर कोई देखिएगा कुछ ना कुछ लिखा रहता है, अभद्र बातें भी रहती है। कोई लड़की का नाम लिख दिया होता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे करके भी बहुत चीजें आपने देखा होगा। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हैं, आपने जरूर देखा होगा। उसी तरह से आप देखिएगा, बहुत से मंदिर को देखा होगा। मंदिर में आप देखिएगा बहुत तरह की चीजें दीवारों पर लिखी रहती है, मंत्र वगैरह बहुत चीजें दिखी हुई है, मतलब लिखी हुई आपको दिखेंगी। उसी तरह आप स्टेशनों पर देखिएगा, बहुत जगह पे लिखा होगा कि यहाँ मत थूके। इस तरह जो चीजें लिखी होती है ना, इसको अभी आप तो देखते हैं, ये एक तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए लिखा गया है। उसी तरह बच्चों, प्राचीन काल में क्या होता है था कि मंदिर है, उसी तरह अभिलेख जो होता था ना, मंदिर की दीवारों पर लिखा जाता था। उसके बाद कहाँ लिखा जाता था? पत्थर जो होता है ना, पत्थर बड़ा बड़ा, उसको काट कर चट्टान के रूप में बना दिया जाता था, उस पे भी लिख दिया जाता था। उसी तरह देखिएगा, तांबा का एक पीतल, जो मतलब आप देख लीजिए, तांबा का एक बड़ा चदरा ले लीजिए, उसको काट कर उसी पर लिखवा देता था राजा लोग। तो ये सब अभिलेख इसी तरह से लिखे जाते थे। सीधा सीधा आप समझ गए होंगे अब देखिए, अब इसको देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। अभिलेख से तात्पर्य किसी भी सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेखन से है। यह उत्कीर्ण कहाँ होता था? पत्थर पर होता था, काठ पर, काठ का मतलब लकड़ी का जो काठ होता है भाई, उस पर। उसके बाद धातु मतलब तांबा हो गया, बाद में आप देखिए कांसा पर हो, या फिर बाद में हो सकता है लोहे पर हो। लोहे पर किसका अभिलेख है बाबू? तो इसको ध्यान में रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिलेख जो है, मेहरौली स्तंभ लेख जो है, उसी पर है। किस पे? मेहरौली जो है स्तंभ लेख एक है, उस पर है। जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ाएंगे गुप्त काल में, तो वहां पे तो इसका डिस्कस बहुत बड़ा होगा, लेकिन बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, लोहे पर लिखा गया है। उसी तरह बाबू देखिए, हाथी के दांत पर लिखा जाता था, ईंट पर होता था, मृदभांड पर होता था बाबू। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे पहले अभिलेख को कौन पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था अभिलेख को। यानी कि आपसे पूछेगा भारत के अभिलेख को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, और किसका अभिलेख पढ़ा था? तो अशोक का अभिलेख, जो कि मौर्य काल का शासक है अशोक, उसी के अभिलेख को पढ़ा था ये। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बना हुआ है कि कब पढ़ा था? 1837 में। कौन? जेम्स प्रिंसेप, और किसका? अशोक का। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है जो कि भारत के अभिलेख को पढ़ने का काम किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बाबू, यहाँ से सवाल बहुत तरह का वेरिएशन करके पूछेगा, इसलिए थोड़ा बहुत आपको अवेयर होके चलना है। ठीक है, एकदम सुस्त मत पड़ जाइएगा कि बहुत चीजें हैं याद ही नहीं हो रहा है। तो देखिए भाई, लिख के रखिए, इसको एक दो बार पढ़ना होगा। ठीक है, छोड़ना नहीं होगा। अब आ जाइए, दूसरी चीजें आप देखते हुए चलेंगे। आप कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को आप पढ़ना होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन है, अब उसको देखिए। देखिए, अभिलेख तो बहुत है, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख की चर्चा जब करेंगे, तो वहां पे पहला अभिलेख आता है बोगच गोई का अभिलेख। बोगच कोई का अभिलेख या बोगच गोई का अभिलेख, दोनों ही नाम इसका मिलता है बहुत जगह पे, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको याद रखिए, बोगच कोई का अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख कब का है, आपसे यही पूछेगा। तो ये देखिए, इस 1400 ईस्वी का है ये अभिलेख। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व, माफ कीजिएगा, 1400 ईस्वी पूर्व, यानी कि आप यूं समझिए, जब हमारे यहाँ पे वैदिक सभ्यता चल रही थी ना, उसी समय का ये अभिलेख है। कहाँ का है बाबू? तो ये देखिए, एशिया माइनर, तुर्की का है। टर्की जो आप जानते हैं एशिया माइनर के क्षेत्र में है ये, तो वहीं का है। यानी तुर्की को पहले एशिया माइनर कहा जाता था, वहीं से ये अभिलेख मिला हुआ है बाबू। तो ये अभिलेख का क्या आखिर महत्व क्या है? आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये तुर्की का अभिलेख है, लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको पढ़ इसलिए रहे हैं बाबू, क्योंकि इसमें हमारे जो आर्य सभ्यता है, यानी आर्य के देवी देवता जो थे, आर्य सभ्यता के लोगों का, यानी वैदिक देवी देवता जो थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। कौन देवी देवता? तो इंद्र है, वरुण है,
मित्र है नासत्य जिसको अश्विनी कुमार कहते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इंद्र, वरुण, नासत्य और अश्विनी कुमार का वर्णन या सबसे पहली बार अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, तो बोगच कोई का अभिलेख। जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, तब ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद इस अभिलेख की लिपि जो है ना, वो है किलक लिपि, और इसकी भाषा हिंद यूरोपीय भाषा है। देखिए, भाषा याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात याद रखना है कि बोगच कोई अभिलेख में हमको जानकारी मिलता है जो वैदिक देवी देवता थे, जैसे इंद्र, वरुण, नासत्य और अश्विनी कुमार, इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। मित्र, ये चारों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा अभिलेख कौन है बाबू, तो उसको देखिए। दूसरा है गरुड़ स्तंभ लेख। ये हेलियोडोरस का है। ये किसका है? हेलियोडोरस का। गरुड़ स्तंभ लेख ये कहाँ से मिला है? विदिशा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से ये मिला हुआ है, ठीक है। दो बातें ध्यान में रखना है, ये अभिलेख किसका है, तो हेलियोडोरस का है। कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश विदिशा से मिला है। और ये अभिलेख में किस चीज की जानकारी मिलती है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको। इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, यानी वैष्णव धर्म आप जानते हो, भागवत धर्म, शिव धर्म, ये सब आप सुने होंगे। नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान में रखिएगा कि भागवत धर्म की जानकारी सबसे पहली बार कोई अभिलेख में मिलता है, तो यही अभिलेख है, कौन? गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। और इस अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि है, ठीक है। इसीलिए इसको पढ़ा भी गया, क्योंकि ये प्राकृत भाषा में था, ब्रह्मी लिपि में था, इसलिए इसको पढ़ने में आसानी हुई और इसको पढ़ा गया था। लेकिन कब पढ़ा गया? तो 1837 के बाद, जो जेम्स प्रिंसेप सबसे पहली बार पढ़ा था अशोक का अभिलेख, उसके बाद इसको पढ़ा गया है, ठीक है। अब आ जाइए, तीसरा अभिलेख जो है उसको देखते हुए चलिएगा। ये दो अभिलेख है, एक है महास्थान, दूसरा है सहगोरा। सोहगोरा भी बोलते हैं इसको, सहगोरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो अभिलेख किसका है? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य का है। कौन है चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये मौर्य वंश का संस्थापक था। आखिर इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। तो देखिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होता है, जब मौर्य वंश का शासन चलता है, तो उस समय क्या होता है ना कि पटना में, यानी पाटलिपुत्रा जो इलाका है मगध साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य का, इसमें होता है क्या कि इस इलाके में, यानी उसके साम्राज्य में अकाल पड़ जाता है। अकाल का मतलब लोग भूखे मरने लगते हैं, उनके पास खाने पीने का भी चीज नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों अभिलेख ये निर्गत करवाता है, और इसमें ये जानकारी देता है कि हमने राशनिंग व्यवस्था शुरू किया। राशनिंग का मतलब ये होता है ना बच्चों, जो कि अभी कोविड के समय में आप देखे होंगे, भारत सरकार जो है, पीएम मोदी साहब जी जो है, इन्होंने क्या किया था, राशनिंग पॉलिसी को ही अपनाया था। क्योंकि आप जानते हैं, गांव देहात में आप देखिएगा आज भी राशन मिलता है, लोग जाते हैं चावल गेहूं लेने के लिए। तो ठीक ये राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है और इसका जानकारी कब मिलता है, तो यही देखिए यहाँ से है। हमारे इतिहास की बातें आज भी चल रही है। भले हम मॉडर्न बनने का एक तरह से कहिए तो ढकोसला कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी मॉडर्न नहीं बन पाए। क्योंकि मॉडर्न तब होते ना, पूरा देश में खुशहाली होता, कहीं भी गरीबी नहीं होता तब तो। लेकिन सब जगह आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए यही चीजें। तो ये देखिए, इसका जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है? मौर्य काल से ही मिलता है। किसका अभिलेख है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और कौन? महास्थान और सहगोरा अभिलेख। इसी में राशनिंग पद्धति की जानकारी मिलती है, यानी कि ये जो अकाल पड़ा था ना, ये लोगों को राशन दिया था मुफ्त में, यानी फ्री में अनाज दिया था कि भाई खाओ पियो जिंदा रहो कम से कम, ठीक है। इसीलिए अब आ जाइए, दूसरा अभिलेख जो है, यानी कि अब अगला अभिलेख जो है उसको देखिए। ये है अब अयोध्या अभिलेख। तो कुछ कुछ किताबों में आप देखिएगा अयोध्या अभिलेख के बारे में बोलेगा कि धनदेव का अभिलेख है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये धनदेव का अभिलेख भी आपको दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का अभिलेख दिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा गुरुजी इसमें दोनों ऑप्शन रहेगा तब, तो देखिए भाई, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन रहा ना, तो पुष्यमित्र शुंग को मारिएगा, एकदम डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो ये अभिलेख किसका है? तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था, उसी का अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, ठीक है। इसको लिखने वाला कौन है, ये अगर आपको ध्यान में रखना है, तो वो है धनदेव, ठीक है। और कभी कभी पुष्यमित्र शुंग रखता ही नहीं है, मतलब ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसीलिए बोले धनदेव को भी याद रखिएगा, ये इस अभिलेख को लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों? तो इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अश्वमेध यज्ञ के बारे में सबसे पहली बार किस अभिलेख में जानकारी मिलती है, अगर आपसे पूछे तो अयोध्या अभिलेख। यानी अ से अश्वमेध, अ से अयोध्या मार दीजिएगा खट से, किसका है? पुष्यमित्र शुंग का है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा बच्चों, देखिए इसी तरह आपको याद रखना है, ठीक। अगला अभिलेख देख लीजिए, अब क्या है? नानाघाट अभिलेख। तो ये नानाघाट अभिलेख किसका है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 9 से नानाघाट, और 9 से नानाघाट हुआ ना, उसी तरह 9 से नागनिका। नागनिका एक महिला है,
तो इन्हीं का ये अभिलेख है। और ये किस वंश की है? तो सातवाहन वंश की महिला है, ठीक है। और इन्हीं के अभिलेख में बहुत तरह की चीजें जानकारी मिलती है, लेकिन जो बेसिक और जो मतलब इंपॉर्टेंट याद आपको रखनी है वो ये है कि इसी नागनिका के अभिलेख जो है ना, नानाघाट अभिलेख, इसमें सबसे पहली बार इस बात की जानकारी मिलती है कि भूमि अनुदान, यानी प्राचीन काल में आप देखिएगा ब्राह्मणों को, जैन जो तीर्थंकर हैं या जैन जो भिक्षु हैं उनको, बौद्ध जो भिक्षु हैं उनको भूमि अनुदान दिया जाता था राजा महाराजा के द्वारा। उसकी पहली बार जानकारी कहीं पे मिलती है तो वो इसी अभिलेख में मिलता है। कौन अभिलेख? नानाघाट अभिलेख। आपसे ये भी पूछेगा प्राचीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यही थी, नागनिका थी, ठीक है। ये पहली महिला शासिका, यानी कि प्राचीन भारत में पहली एकमात्र महिला है, एकमात्र नहीं, माफ कीजिएगा, पहली महिला है जो कि शासिका के रूप में यानी शासन की थी ये जनता पे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये नानाघाट अभिलेख किसका है? नागनिका है। और इसमें क्या जानकारी मिलता है इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एकदम भर भर के पूछा गया है और पूछने का बहुत संभावना रहता है, ठीक है। जितना बात बोल रहे हैं ना एकदम फैक्चुअल है और एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला अभिलेख भी देख लीजिए, अब लगे हाथ। तो अगला अभिलेख कौन है बाबू? हाथी गुफा अभिलेख। इसी को हाथी गुफा अभिलेख भी बोला जाता है, ठीक है। तो हाथी गुफा अभिलेख किसका है बाबू? तो ये खारवेल का है, ठीक है। तो खारवेल का अभिलेख है, ये चेदी वंश का शासक था। देखिए वंश भी याद रखना है, कौन वंश का था बाद में तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको अभी से थोड़ा दिमाग में रिकॉल करते हुए रखना है कि ये चेदी वंश का शासक था खारवेल, और इसी का अभिलेख है कौन? तो हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। और ये जो अभिलेख है ना, ये कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र से मिला है, यानी ये जो अभिलेख है उड़ीसा यानी कि वहां से मिला है खारवेल का ये अभिलेख, ठीक है। और इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है बच्चों? तो इसमें पहली बार आपसे पूछेगा भारतवर्ष की चर्चा सबसे पहली बार किस अभिलेख में की गई है? जो हमारा देश का नाम भारतवर्ष, यानी आप जानते हैं हमारे देश का नाम भारत, इंडिया, आर्यावर्त, ये सब है, और भारतवर्ष भी है। तो इसकी जानकारी इसी अभिलेख में मिलती है, किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि खारवेल की है, ठीक है। तो इसको रख लीजिए या याद रखिए, जैसा भी हो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जूनागढ़ अभिलेख, ये किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। ये रुद्र दामन का अभिलेख है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इस अभिलेख की जो भाषा है ना वो संस्कृत है, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख सबसे पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये इसकी शैली जो है, यानी कि इसको किस तरह से लिखा गया है, तो वो गद और पद दोनों में लिखा गया ये अभिलेख है, ठीक है। दोनों ही चीजें याद रखिएगा कि ये अभिलेख संस्कृत भाषा का है और गद पद दोनों में लिखा गया है, और रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये बात ध्यान में रखनी है। और इसी को चंपू शैली बोलते हैं, ठीक है। यह अभिलेख देखिए गद और पद में लिखे जाने के कारण इसको चंपू शैली का बोला जाता है अभिलेख, ठीक है। और संस्कृत भाषा का अभिलेख है, ठीक। उसके बाद देखिए इस अभिलेख में एक बात देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो लिखिए, लिख लीजिए वहां पे कि किसी भी अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन एकमात्र ये अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था, समझे, और मौर्य वंश का दोनों ही शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों। तो इसका पहली बार चर्चा इन दोनों का एक साथ यहीं पे और इसी अभिलेख में मिला है, मात्र एक अभिलेख है पूरे इतिहास में और कहीं भी नहीं, ठीक है। तो देखिए इस अभिलेख में कौन कौन से शासक की जानकारी मिलती है, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें कौन कौन से शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये चौथा शासक स्कंदगुप्त है, इसकी जानकारी मिलती है। अब देखिए बोलिएगा कि सर ये चारों नाम याद ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हम भी जानते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक बता दें क्या? तो लिखिए CARS, ये लिख लीजिए आप, CARS। सी से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ए से अशोक, आर से रुद्रदामन, एस से स्कंदगुप्त, ये चारों नाम याद हो जाएगा। CAR जानते हैं, कार होता है ना, आर में एस लगा दीजिएगा, यानी कार में एस लगा दीजिएगा, कार्स हो गया। तो बस CARS याद रख लीजिए। और इसी पर एक और ट्रिक बताएंगे आपको बाद में, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, आज नहीं, बाद में जब आपको मौर्य वंश पढ़ाएंगे ना तो वहां भी एक और ट्रिक इसी में ऐड करेंगे, तब इसमें और भी चीजें ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में याद ये रखना है कि गिरनार अभिलेख, जिसको जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, इसमें क्या चीज की जानकारी मिलती है भाई? तो इसमें चार शासक की जानकारी मिलती है, किसका? CARS याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, ठीक है। और इसी अभिलेख में हम लोग को क्या जानकारी मिलती है जानते हैं? सुदर्शन झील का भी जानकारी मिलता है इसमें, ठीक है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में
क्या मिलता है, सुदर्शन झील का जानकारी मिलता है, 4 गो शासक का जानकारी मिलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा किसका अभिलेख है, रुद्रदमन का है। और ये अभिलेख किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये अभिलेख को याद रखिएगा, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है मध्य प्रदेश से मिला है और ये भानुगुप्त का है, जो कि गुप्त वंश का शासक है भानुगुप्त। ऐसे गुप्त काल में बहुत से अभिलेख थे, बट आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखना है अभी, कि भानुगुप्त का ये अभिलेख है और ये 510 ईस्वी का अभिलेख है। इसका डेट भी है, इस अभिलेख में डेट भी मेंशन है, कब का है, तो 510 ईस्वी का अभिलेख है, एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। और इसी में सबसे पहली बार सती प्रथा का जानकारी मिलता है। कोई भी अभिलेख जो है, पहला ये अभिलेख है जिसमें सती प्रथा, सती का मतलब आप जानते होंगे, प्राचीन काल में एक व्यवस्था चलती थी या एक नियम चलता था, धार्मिक विश्वास था कि अगर किसी भी स्त्री का पति मर जाता है तो उसकी जो विधवा होती थी या जो महिला होती थी उसको जलते हुए जो है ना लकड़ी पर बैठा दिया जाता था, यानी कि लकड़ी पर उसी के पति के साथ उसको भी जला दिया जाता था। सीधा बात यही है, यानी कि जिंदा जला देने की प्रथा चलती थी प्राचीन काल में, जो इसको सती प्रथा बोलते थे, ठीक है। और इसकी जानकारी एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का है इसी से मिलता है। ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, इसको भी ध्यान में रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। इतना अभिलेख से रिलेटेड बात है। ऐसे एक बात जान लीजिए बच्चों, अभिलेख खत्म नहीं हुआ है, अभिलेख बहुत है, आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था जो कि आपको मतलब याद रखना ही पड़ेगा। इसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि हमको याद नहीं करना है, छोड़ देंगे। छोड़ देना है तो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन इतना याद रखिएगा तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है। आपके फ्यूचर में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब आ जाइए मेन अभिलेख का, अभिलेख देख लीजिए और उसके लेखक कौन है, यानी कि किस राजा से संबंधित है उसको देख लीजिए। ये आखिर हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, बट आपको एक बार रिवीजन के तौर पर यहाँ पे एक शॉर्ट में रख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख किसका है, आपसे पूछ देगा जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का। गरुड़ स्तंभ अभिलेख किसका है, हेलियोडोरस का। अयोध्या अभिलेख पुष्मित सुंग का है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, अयोध्या अभिलेख में अगर धनदेव और पुष्मित सुंग दोनों मिले तो पुष्मित सुंग मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही होगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में धनदेव रहे तो धनदेव मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुष्मित सुंग आपको नहीं दिखे तब, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको। अब आ जाइए, अभिलेख को हमने खत्म कर दिया है आज के वीडियो में। अब देखते हैं सिक्का को हम लोग। सिक्का का मतलब था क्वाइन, जिसको आप देखते हैं 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का हम लोग देखते हैं। तो ये जो 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का है, ये तुरंत एकदम नहीं चलने लगा बच्चों। इसके इतिहास को आप जब देखिएगा तो ये बड़ा पुराना इतिहास लेकर अपने आप में समेटे हुए है, ठीक है। तो इसको आप देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। देखिए भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली बार अभिलेख को कौन पढ़े, यही जेम्स प्रिंसेप है, 1837 में पढ़े। और मुद्रा शास्त्र के जनक यानी कॉइन के जो है, कॉइन को भी मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा खोजबीन करने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, तो इसीलिए इनको बुलाया जाता है। और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखिएगा। और देखिए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। और अभिलेख के अध्ययन एपिग्राफी, ये सबको ध्यान में रखिएगा, रिकॉल करा दिए आपको। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले, अब देखिए आहत सिक्का क्या होता है, तो आहत सिक्का एक ऐसा सिक्का होता था ना बच्चों, ये गोल जैसा होता था या किसी भी आकार का होता था। उसपे क्या होता था ना कि ये लोग ठप्पा लगा देते थे। जैसे कि आप लोग मोहर देखते हैं ना, मोहर में ठप्पा मारने का पहले बोट होता था ना, तो ठप्पा मारा जाता था। तो ठीक ऐसे ही इस पे ठप्पा लगा दिया जाता था, ठीक है। और ये आहत सिक्के पर जो होते थे कई एक तरह की आकृतियां होती थी। और ये आहत सिक्के जो होते थे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे, ये तांबा और चांदी के बने होते थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ कुछ किताब में आप जानते हैं रिसेंट में बोल देता है कि स्वर्ण के भी बने होते थे, लेकिन उसको अभी लेके नहीं चलिए, लेकिन ऑथेंटिक किताब की ही बातें आपको बता रहे हैं कि तांबा और चांदी बहुत जगह पे मिला है और उसी के बने होते थे, ठीक है, आहत सिक्के। और पहली बात, और दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि आहत सिक्के को चलवाया कौन। देखिए प्राचीन काल में बहुत से शासक हुए, ठीक है, लेकिन सिक्के को पहली बार चलवाने वाला कोई व्यक्ति था या कोई मतलब वर्ग था, तो वो था व्यापारी वर्ग, ठीक है। तो यानी व्यापारियों के द्वारा आहत सिक्कों को चलाया गया था, ठीक है। यानी भारतीय इतिहास में जो आप देखते हैं सिक्कों का इतिहास, तो सिक्कों का इतिहास व्यापारियों द्वारा ही शुरू किया गया था। क्योंकि आप जानते हैं व्यापार का काम कौन करता है, व्यापारी करता है, जिसको लेन देन के लिए पैसा का जरूरत होता है। इसीलिए उन लोगों ने आहत सिक्के को चलवाया था, ठीक है, सबसे पहली बार चलाया। उसके बाद देखिए शासक वगैरह लोग भी चलवाने लगे इसको। अब देखिए अब एक एक करके चीजों को बताते चलते हैं, ठीक है।
तो देखिए, व्यापारी वर्ग के लोगों के द्वारा सबसे पहली बार इसको चलाया गया। उसके बाद यह सिक्का चांदी और तांबा का बना होता था, ठीक है। इन सिक्कों पर जो है वनस्पति, पेड़ पौधा, जंतु है, जीव जंतु का, मानव की आकृति है, सूर्य की आकृति, ज्यामिति की आकृति बनी होती थी। यानी इस सिक्का जो होता था ना, ये सब इसपे किसी का भी, जैसे जीव जंतु का है, मानव का है, ये सब का आकृति देखने को मिलेगा। जैसे आज के सिक्के में आप दिखेगा तो अशोक स्तंभ की मतलब वो दिखेगी आपको। पहले के सिक्के कुछ दिन पहले भी आप देखिएगा, आजादी के बाद बहुत से ऐसे सिक्के आपने देखा होगा, किसी में आप देखिएगा स्वामी विवेकानंद का चित्र बना होता था, किसी में आप देखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बना होता था, किसी में राजेंद्र प्रसाद का बना होता था। तो ये सब सिक्के पर चित्र अभी भी बनते थे और अब थोड़ा बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन पहले के सिक्के, आज से 20 साल पहले के सिक्कों में आप देख सकते हैं इस चीजों को। यानी 2000 ईस्वी से पहले तक के सिक्कों में ये चीज हम लोग भर भर के देखे थे। यानी हम लोग के पास पैसा अभी भी है, वो सब सिक्का, तो उसमें भी अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपके घर में भी पुराना होगा तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक। तो ये सब जो सिक्के होते थे ना, इस पे चित्र वगैरह उकेरे जाते थे, यानी कि बनाए जाते थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, इन सभी सिक्कों को, आज सिक्कों को किन नामों से जाना जाता था, यानी साहित्य में इनके कौन कौन से नाम है, इसको बड़ा याद रखिएगा। तो इसको करसापन बोला जाता है, यानी इसी को करसापन बोला जाता था, पुराण बोला जाता था, धरन बोला जाता था और सतमास बोला जाता था, ठीक है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। आहत सिक्के को करसापन, पुराण, धरन, सतमास बोला जाता था। जब आपको देंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ना, तो ये सब रहेगा ऑप्शन में, और वहां गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको पढ़ा दिए हैं ढंग से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आज सिक्के वाले बात को। उसके बाद आ जाइए, अब देखिए सिक्कों के बारे में और भी चीजों को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। वो क्या है, अब उसको देखिए। सबसे पहली बार आपसे पूछेगा, भारत में सोने के सिक्के को कौन चलाया। आपने देख लिया चांदी और तांबा का मतलब, हाँ, चांदी और तांबा का तो आहत सिक्का होता था, जो व्यापारी वर्ग के द्वारा भारत में ही चलाया गया। लेकिन सोने के सिक्के को कौन चलाया, तो ये जो है ना, इंडो ग्रीक शासक, यानी आप देखेंगे बच्चों, भारत पर कुछ बाहरी लोग भी थे जिन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में शासन किया था। यानी पश्चिमोत्तर प्रांत का मतलब हो गया ये पाकिस्तान, पंजाब, ये सब जो इलाका है हमारा, पंजाब हो गया, उसी तरह आप देखिए राजस्थान, गुजरात वाला इलाका हो गया, ये सब आ जाता है पश्चिम उत्तर प्रांत में। इसी इलाके में आप देखिएगा इन लोगों का शासन तंत्र चलता था, विदेशी लोगों का। जैसे आपको पढ़ाएंगे, हून हो गया, कुषाण हो गया, इंडो ग्रीक हो गया, इन लोगों का, ठीक है बाबू। तो इसी में इंडो ग्रीक शासक एक है मिनांडर। तो मिनांडर के द्वारा सबसे पहली बार सोने के सिक्के को चलाए गए। तो आपसे सवाल तो यही बनेगा कि सोना का सिक्का सबसे पहली बार भारत में कौन चलाया, तो मिनांडर चलाया था, ठीक है। तो एकदम रट्टा मार दो इसको। उसके बाद देखिए, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया, तो सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जो है चलवाने का काम कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। यानी कुषाण वंश के शासकों में आपको देखिए विम कैडफिसेस है, कुजुल कैडफिसेस है, ये सब नाम आपको देखने होंगे। कनिष्क है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क है। कनिष्क के दौर में भी देखिएगा सोने का सिक्का चला था, एकदम शुद्ध होता था। यानी कि अभी आप जानते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, तो उस समय 24 कैरेट का आप मान सकते हैं कि वो सोने का सिक्का होता था, एकदम शुद्ध, उसमें कोई मिलावट नहीं, ठीक है। बाद में देखिएगा गुप्त काल आते आते ना, उसमें मिलावट भी होने लगा, उसमें कुछ कुछ चीजें और भी धातु को मिलाकर उसको बनाए जाने लगे। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछे सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया, तो कुषाण चलाया। सबसे बोलेगा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया, तो वो गुप्त काल में चला है, ठीक है। तो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों को याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस वंश के द्वारा चलाया गया, तो गुप्त वंश के द्वारा चलाया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा सीसे का सिक्का कौन चलाया, तो सातवाहन वंश में सबसे ज्यादा सीसे का सिक्का चला था। आपसे बोलेगा सीसे और निकेल का सिक्का सबसे पहली बार कौन चलाई, तो अगाथोक्लिज नाम की एक महिला थी जो शासिका थी, उनके द्वारा। उनका नाम शासिका के रूप में मिलता है, बहुत किताब में शासको बोल दिया है उसको, तो उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अगाथोक्लिज का नाम याद रखिएगा, उसके द्वारा सीसे और निकेल का सिक्का सबसे पहली बार चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके सिक्के को दिनार कहा जाता था, तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। तो सिक्कों से संबंधित बातों को हमने समझा दिया है आपको कि सिक्के देखिए, पहला होता था आहत सिक्का, जो कि तांबा और किसका होता था, चांदी का होता था, जिसको करसापन बोलते थे, पन बोलते थे, उसी को धारण बोलते थे, ये सब ध्यान में रखा, सतमान बोलते थे। उसी तरह आप देखिएगा सोने के सिक्के को क्या बोलते थे, तो दिनार। उसी में याद ये भी रखना है कि शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलवाए सबसे ज्यादा,
तो वो कुषाणों ने चलाए, और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलवाया, तो वो गुप्तों ने चलाया था। ठीक है, कलात्मक दृष्टि से किसका सोने का सिक्का बहुत अच्छा होता था, यानी कलात्मक जिसपे अच्छा अच्छा कलाकृतियां या चित्र वगैरह उकेरी गई हो, तो वो किसका होता था, तो वो गुप्त काल का। ठीक है, यानी कलात्मक दृष्टि से बढ़िया सोने का सिक्का गुप्त काल का होता था। और दिनार किसको कहा जाता था, सोने के सिक्के को कहा जाता था। इतना बेसिक चीज है, इसको याद रखिएगा, इसको मत स्किप कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला टॉपिक, सिक्का से संबंधित बात को हमने समझा दिया आपको। अब देखिए मुहर क्या होता है, तो मुहरों को देख लीजिए। मुहर देखिएगा आप, प्राचीन काल में आप जब पढ़ेंगे हड़प्पा काल, तो वहां पे आपको बताएंगे हम कि हड़प्पा काल में मुहरें बहुत ज्यादा चलती थी। मुहरों पर क्या होता है, एक सिंग वाले देवता का, यानी कि उसको पशु बोलते हैं आप, एक सिंग वाले पशु का चित्र होता था। उसी तरह आप देखिए मुहरों पर बहुत तरह की चित्र आकृतियां उस पे उत्कीर्ण होती थी। ठीक है, तो हड़प्पा काल में ही हम लोग को मुहर सबसे पहली बार मिलता है। ठीक है, और उससे हम लोगों को क्या जानकारी मिलता है, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी उनके बारे में मिलती है। यानी मुहर जो होता था ना, ये प्राचीन काल में बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है बहुत समय तक। जब सिक्का आ गया तब मुहर का प्रचलन कम हो गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए चित्रकला, चित्र का मतलब आप जानते हैं पेंटिंग वगैरह, तो पेंटिंग के प्रमाण बहुत जगह से मिलेंगे, जिसको हम बताएंगे। सबसे पहली बार पेंटिंग का प्रमाण आपको ध्यान में रखना है, जो भीमबेटका से मिलता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से, मतलब जिला के निकट है वो। तो भीमबेटका इतना ध्यान में रखना है, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से चित्रकला का प्रमाण मिलता है। उसके बाद अजंता की गुफाओं से मिलता है, एलोरा की गुफाओं से मिलता है। उसके बाद देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना है, गंधार, मथुरा, अमरावती चित्रकला इसमें बहुत प्रचलन में थी, जिसके केवल नाम जानिए, इसको डिटेल हम पढ़ाएंगे जब आपका मतलब देखिए, एक चीज आप जान लीजिए बच्चों, कि बहुत चीजें अभी हम दे देंगे आपको, तो आप याद ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको बोर लगने लगेगा। तो आप केवल नाम को जान लीजिए। एक मिनट, तो देखिए नाम को जब जान लीजिएगा ना, तो आपको जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको याद आएगा, अरे सर तो बोले थे अमरावती। उसके बाद आपको याद आएगा कि अरे सर तो बोले थे गंधार, मथुरा चित्रकला के बारे में। तो ये चीजें आपको बाद में बहुत ज्यादा सपोर्टिव करेगी आपके एग्जाम को समझने में। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस को समझने में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका नाम खाली याद रखिए, गंधार, मथुरा, अमरावती चित्रकला के ये सभी महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं, जिसको धीरे धीरे विश्वास रखिए पढ़ा दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए एकदम, और ढंग से कराएंगे, ये बात एकदम तय है। उसके बाद देखिए अब आ जाइए, चित्रकला हो गया, मुहर हो गया, ये सब तो खत्म हो गया। अब देखिए भवन इमारत, तो भवन या इमारत इसी को बोलते हैं ना, आप जानते हैं भवन का मतलब। तो इसमें जो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, प्राचीन काल में देखिए स्तूप बनता था। उसी तरह आप देखिएगा बच्चों कि प्राचीन काल में मूर्तियां बनती थी, मूर्तियों वाला सेक्शन को भी आप ध्यान में रखिएगा कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मूर्ति भी आता है, जिसमें आप देखिएगा हड़प्पा काल में आप देखिए दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है। उसी तरह आप देखिएगा नटराज की मूर्ति कहाँ पे मिली है, तो वो मिली है चोल काल से। यानी चोल काल में जो है ना, कांसे की मूर्ति बहुत प्रचलन में थी, उसको भी ध्यान में रखिएगा आप, उस सबको छोड़िएगा मत। कुछ कुछ चीजें जो अभी हम बोल रहे हैं ना, उसको लिख लीजिए कहीं पे कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखिए भवन इमारत में ये याद रखिएगा ना, इसमें बड़े बड़े भवन भी बनते थे प्राचीन काल में। उसके बाद मंदिर बना, स्तूप बना, ये सबको ध्यान में रखना होगा। तो एक एक दो दो उदाहरण उसके भी हैं, उसको ध्यान में रखिए, इसको देखते चलिए। तो देखिए सबसे प्राचीनतम झोपड़ी का प्रमाण आपसे पूछेगा ना, जब स्टोन एज पाषाण काल, इसके बाद तुरंत पाषाण काल आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कि पाषाण काल में देखिए स्टोन एज में सबसे पहली बार झोपड़ी का प्रमाण, झोपड़ी जो घर होता है ना गांव देहात में, आप देखिए झोपड़ी आज भी मिलता है, तो वो जो मिला है ना पेशरा से मिला है। और पेशरा वो कहाँ है, तो बिहार में है। कहाँ पे, तो मुंगेर जिला जो बिहार का है, तो यहीं पे पेशरा वो जगह है, यहीं से झोपड़ी का सबसे पहली बार जानकारी मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी भवन का एक इमारत, मतलब एक तरह से कहिए तो इसके प्रमाण है। ऐसे कहिएगा कि सर उस दिन का उतना पुराना झोपड़ी अभी तक रहा होगा, बिल्कुल नहीं था बच्चों। उसके देखिए गड्ढे मिले हैं झोपड़ी के, ठीक है, 8-10 की संख्या में गड्ढे मिले हैं, और जिससे इतिहासकारों ने ये प्रमाण, मतलब एक कहिए तो अनुमान लगाया है कि ये सब जो है ना, ये एक तरह से झोपड़ी का प्रमाण है। ठीक है, तो पेशरा से मिला है झोपड़ी का सबसे पहली बार प्रमाण। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार का प्रमाण मिला है, जो कि एकदम ईंट का बना होता था, बड़ा स्नानागार होता था। उसमें हो सकता है कि धार्मिक क्रियाकलाप में लोग नहाते धोते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना कुम्हरार, जो कि पटना में है, वहां से विशाल महल का प्रमाण मिला है। आपको एक सजेशन है, जो बच्चे कुम्हरार मतलब कि पटना में रहते हैं ना, तो एक बार कुम्हरार घूमने चल जाइएगा। उसको इस व्यू से जाइएगा ना, कि आप वहां जाके आप डायरेक्ट उसके जो है, आप देखेंगे वहां पे जाके उसकी लाइब्रेरी है।
कुम्हरार में, ठीक है? और वहाँ पे कुछ चीजें रखी गई है जो कि प्राचीन जो मिले हैं वहाँ से पूरा कुम्हरार वाले पार्क से, तो उनको एक जगह पे संजो करके अच्छा से रखा गया है। उसको जाके देखिएगा, बाकी चीजें और अच्छी नहीं मिलेगी वहाँ पे, लेकिन जो चीजें मेन है वो यही है कि आपको पढ़ने लिखने का चीज वहाँ पे दिखने को मिलेगा। आप देख पाइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल साम्राज्य था कितना बड़ा होता होगा, ये चीज आपको समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक है? उसको इंगित भी किया गया है वहाँ पे, मतलब कि चिन्ह एक तरह से लगा दिया गया है कि इस तरह से यहाँ पे भवन वगैरह था, ठीक है? तो एक बार ज़रूर देखिएगा अगर पटना में रहते होंगे तब, और नहीं तो बिहार के हैं तो कभी न कभी पटना जाइएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप भी ध्यान में रखना है, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये भी एक तरह से भवन के ही मतलब इमारत वाली ही संरचना के अंतर्गत ये आता है। मंदिर में देखिए 2, 3, 4 मंदिर का नाम बता देते हैं, उसको याद रखिएगा। जो कि गुप्त काल का है, भीतरगांव का मंदिर, उसके बाद देखिए सिरपुर का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों ही जो है ना ईंट का बना हुआ मंदिर है, जिसका प्रमाण मिला है, ठीक है? भीतरगांव सिरपुर का मंदिर। उसके बाद देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर है, उसका उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि आप देखिएगा बृहदेश्वर जो मंदिर है वो दक्षिण भारत का तंजौर में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये सब मंदिर को भी ध्यान में रखिए, 2, 3, 4 आप मंदिर को लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर ठीक मिलेगा। तो भवन वाले जो पोर्शन है ना, उसमें ये बात लिखिएगा कि भवन में भाई देखिए सबसे पहले झोपड़ी का प्रमाण पेशरा से मिला है, जो स्टोन एज का है, यानी पाषाण काल का ये स्थल है, जो बिहार के मुंगेर जिला से मिला है। ये पेशरा जो है स्थल वहां से मिला है। उसके बाद हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो वाला बात लिख दीजिएगा कि वहां से बृहद स्नानागार का प्रमाण मिला है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुम्हरार या पटना जिसको बोलते हैं ना, कुम्हरार जो है पटना में ही है, तो वहां से जो है उसके बृहद यानी विशाल भवन का प्रमाण मिला है। उसी तरह सांची और सारनाथ के स्तूप को लिखिएगा, और मंदिर वाला 2-3 वो जो बताए हैं उसमें जो याद रहे लिख दीजिएगा। तो इतना हो गया आपका मंदिर से रिलेटेड। अब आ जाइए जो मेन जो टॉपिक आपके लिए शुरू करेंगे अब, तो वो है अभिलेख वगैरह तो हम करा ही दिए। अब देखिए अब जो है मृदभांड, तो मृदभांड वाला टॉपिक जो हम बताएंगे, देखिए आपको हार्ड लगेगा ये बात हम अभी बोल देते हैं, ये थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहीं से क्वेश्चन भी बनता है। छोटे एग्जाम में हो सकता है आपसे नहीं पूछे, हम मानते हैं कि आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी आपसे भी पूछ दिया तब क्या कीजिएगा, तब तो छोड़ के आइएगा ना। इसीलिए मृदभांड भी आपको पढ़ना जरूरी है। मृदभांड का मतलब हम बताएं कि ऐसे ये जो आप देखते हैं मृदभांड के रूप में होता था, कि अभी भी आप देखिएगा, रुकिए 1 मिनट हम बना देते हैं फिर से। मृदभांड जो आप देखेंगे इस तरह का बना होता था, बड़ी सुराहियों के रूप में इस तरह गोल गोल। तो ये जो मृदभांड होता था ना, इसके बहुत तरह के नाम है और बहुत दौर में अलग अलग ढंग से ये मृदभांड चला है, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देखेंगे कि हड़प्पा काल में अलग तरह के मृदभांड चलते थे, पाषाण काल में अलग तरह के मृदभांड थे, मौर्य काल में अलग, तो सबके नाम अलग अलग हैं और कौन दौर में कौन तरह का मृदभांड चलता था उसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको याद भी हम करा देंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। तो देखिए मृदभांड का प्रचलन पाषाण काल से ही है, यानी स्टोन एज से ही, जहां से हमारी इतिहास शुरू होती है ना वो स्टोन एज है, और वहीं से इसका प्रचलन है, ठीक है? हड़प्पा काल की मृदभांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग की होती थी, जिस पर काले रंग का लेप चढ़ा दिया जाता था। यानी कि हड़प्पा काल में जो भी मृदभांड बनता था ना, वो लाल होता था या नहीं तो गुलाबी रंग का होता था, और उस पर जो है काला रंग का लेप चढ़ा दिया जाता था बाहर से, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा हड़प्पा काल में। अब देखिए एक एक मृदभांड यानी 4 मृद तरह के मृदभांड को बताएंगे, और 4 युग से उसको जोड़ के बता देंगे कि कौन मृदभांड किस युग में चलता था, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पहला है काला लाल मृदभांड, जो कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW इसको बोलते हैं शॉर्ट में, BRW। ये प्रागैतिहासिक काल के मृदभांड है, ठीक है? यानी ये प्री हिस्ट्री के, आप देख सकते हैं इसको मृदभांड मान सकते हैं, ठीक है? यानी इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा जो मृदभांड है उसको बोलते हैं लाल गेरिये मृदभांड, जिसको OCP भी बोलते हैं, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखना है। ये किस दौर में चला है लाल गेरिये मृदभांड? तो ये देखिए बच्चों उत्तर हड़प्पा काल और ताम्रपाषाण काल में ये चलता था। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में कौन चलता था? तो BRW वाला हम अभी बताया आपको। उसके बाद देखिए OCP वाला कब चलता था? उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण काल, यानी इसी को लाल गेरिये मृदभांड बोला जाता था। उसके बाद देखिए चित्रित धूसर मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल के दौर का बहुत इंपॉर्टेंट मृदभांड है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो 3 गो याद हो गया आपको। उसके बाद देखिए काले उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है? उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो है
ये मौर्य काल तक चलता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक यही मृदुभांड चलता था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला याद रखिए, ऐसे याद अभी हम आपको एकदम 1 मिनट में याद करा देते हैं। पहली बार आपको भी सुनने में लगा होगा अजूबा टाइप का थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का एकदम बढ़िया तरीका, जैसे कि BRW, बी से हो गया ब्लैक, आर से हो गया रेड और डब्ल्यू से हो गया वेयर। BRW ऐसे याद रखिएगा, इंग्लिश में नाम लिख लीजिएगा, ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। ये कब का है? सबसे पहला मृदुभांड भारत का यही है। कौन है? BRW, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक कालीन मृदुभांड, ठीक। उसके बाद देखिए OCP, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा OCP, जो कि कब का है? उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल का है, ठीक है। उसके बाद देखिए BRW पहला, दूसरा OCP, तीसरा PGW, है ना। PGW कौन है? तो वो है उत्तर वैदिक कालीन दौर का, ठीक है। देखिए ताम्रपाषाण काल के बाद वैदिक काल शुरू होता है, तो उस दौर का PGW है। और NBPW, देखिए नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म है ना, NBPW। तो ये कब का है? तो 6ठी शताब्दी से मौर्य काल तक का है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये मृदुभांड से संबंधित बातें थी, यानी पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत हमने खत्म कर दिया है। और इसको देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा, दूसरा बार भी अगर मन करे तो देख लीजिएगा। चूंकि देखिए पहली बार आप कोई भी चीज को डिटेल पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन 1 से 2 बार अगर देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और तुरंत मत देखिएगा, देखिए इसका एक तरीका बताते हैं। जो चीज आप पढ़े हैं ना, उसको तुरंत मत देखिए, ना तो उसको रिवीजन तुरंत कीजिए, उसको 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा भूल भी तो जाइए। भूलिएगा और फिर देखिएगा तो आपको याद और मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी आपके अंदर एक तरह से कहिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई हम तो इसको पढ़े थे, इसको तो सुने थे, तो फिर से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसी तरह से तैयारी अपनी करते रहिएगा। आज जो पहला टॉपिक है आपका सोर्स वाला, उसको खत्म कर दिए। अगला है स्टोन एज, अब शुरू करेंगे हम लोग। स्टोन एज को खत्म करेंगे और हड़प्पा खत्म करेंगे, तो यूनिट 1 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्द मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।